आज का हमारा टॉपिक है कोशिका मतलब सेल। तो सबसे पहले मैं आपको कोशिका की डेफिनेशन बता देता हूँ कि कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। ये तो कोशिका की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद मैं अब बात करता हूँ कि जो समस्त जीवधारी है, चाहे वो पादप जगत हो, चाहे जंतु जगत, चाहे वो मोनेरा प्रोटिस्टा कोई से भी जगत हो, सभी जीव किससे बने हुए हैं? सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब उनके शरीर की सूक्ष्मतम इकाई अगर कोई है तो वो कोशिका है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और कई अंग तंत्रों से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। जैसे कि ईंट से मिलकर दीवार, दीवारों से मिलकर कमरा और कमरे से मिलकर घर बनता है। इस प्रकार से बनती है। तो अब हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज किस प्रकार हुई। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क की पत्ती ली। कॉर्क की पत्ती मतलब जो वृक्ष होता है उसकी छाल से प्राप्त एक पदार्थ है, उसको बीच में से काटा और अपने ही द्वारा निर्मित स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में उसको देखा। ये बात 1665 की है। और उन्होंने पाया कि इस पर कई सारे छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे। मतलब एक प्रकार की आकृति बनी, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस प्रकार की आकृति देखी। तो इन्होंने इसको कोशिका नाम दे दिया। कोशिका का अर्थ बेसिकली होता क्या है? तो कोशिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेल। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। अब ये वाली कहानी तो सबको पहले मन धड़क लगी कि ऐसी कोई कोशिका नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, इन पर विश्वास नहीं किया गया। फिर बाद में ल्यूवेन होक ने 1674 में पहली जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ये जो रॉबर्ट हुक ने पता लगाया था वो मृत कोशिका थी। तो ल्यूवेन होक ने 1674 में पता लगाया जीवित कोशिकाओं का, वो भी उन्नत सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं के पता लगाया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। धीरे धीरे और तकनीकी चीज़ें बढ़ती गई और इस तरीके से कोशिकाओं को और डिटेल से जाना गया। 1940 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, उसके बाद से कोशिका की जटिल संरचना बहुत ही आसान हो गया समझना, मतलब आसानी से समझ सकते थे। अब जो अब स्वीडन और स्वान नाम के वैज्ञानिक हैं, जो कि 1838 से लेकर 39 के बीच में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब उस कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हुए होते थे और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। अब इनके बाद एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था विर्चो, जो कि 1855 में उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया नया। अब एक तरीके से कहे तो ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहलाता है। अब देखा जाता है कि कोशिका एक तरीके से एकमात्र में स्वयं में भी एक जीव है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, जैसे कि ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं और कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। तो इस आधार पर भी कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक को नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक और एक को नाम दिया गया यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक शरीर में कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जा सकती है। जैसे कि मानव शरीर का ही उदाहरण ले लीजिए, इसमें चिकनी पेशी कोशिकाएं, मैं कुछ उदाहरण के लिए आपको कोशिकाओं के नाम और डायग्राम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं जो कि नर्वस सिस्टम में होती है, अस्थि कोशिकाएं, शुक्राणु, वसा कोशिकाएं, अंडा कोशिकाएं, ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अब कोशिकाओं का कोई आकार निश्चित नहीं होता। एक तरीके से मैं कहूँ कि कोशिकाएं कोई शेप में नहीं होती, लेकिन हाँ, कोशिका अपने आकार तथा अपनी आकृति, आकार एवं विशिष्ट कार्य के अनुरूप अपना एक संघ बनाती है जिसको ऊतक कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। कोशिका जो कि एक जैसे कार्य करती है, वो सब मिलकर एक अपना समूह बनाती है जिसको ऊतक कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रो का अर्थ यहाँ पर होता है प्रारंभिक, मतलब ये प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है। इनकी रचना सरल होती है, मतलब ये सरल रचना वाली कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का भी अभाव रहता है क्योंकि ये इतनी विकसित नहीं होती। ये एक तरीके से मैं कहूँ कि नई कोशिकाएं, आप इनको समझ सकते हो। जीवाणु कोशिका मतलब बैक्टीरियल सेल
इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और हरित शैवाल, जैसे नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये सब किस में आ गई है, एक कोशिकीय में आ गए, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। अब इसके बाद दूसरा नाम है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना, यूकैरियोटिक सेल। अब ये ऐसी कोशिका होती है जो पूर्ण रूप से विकसित होती है। यहाँ पर यू का अर्थ है विकसित और योटिक का अर्थ होता है केंद्रक। पूर्ण विकसित केंद्रक जिसमें पाया जाता है वो कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। अब इसके अंतर्गत विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर जितने भी सभी पादप और जंतु है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात मैं कहूँ कि पादप और जंतु कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। जैसे बैक्टीरियल कोशिकाएं किसका उदाहरण थी, बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक का उदाहरण थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले कोशिका की संरचना पर पहुंचने से पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में एक विशिष्ट अंतर बताता हूं कि इनमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसके बाद हम कोशिका की संरचना पर चलते हैं। तो प्रत्येक कोशिकांग भी अपने आप में एक विशिष्ट कार्य के लिए बना हुआ होता है, मतलब वो अपने आप में एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कि मानव शरीर का हाथ किसी अलग कार्य के लिए होते हैं, पैर चलने के लिए होते हैं, इस प्रकार कान सुनने के लिए होते हैं। इसी प्रकार कोशिका के कोशिकांग भी अपने आप में विशिष्ट कार्य करते हैं। अब पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से कोशिकाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक कोशिका झिल्ली, जिसके बाद कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है, और एक होता है केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। अब कोशिकाएं पादप में भी पाई जाती है, जंतु में भी पाई जाती है। तो जंतु और पादप कोशिकाओं में जो पार्ट मेनली सेम है, पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं, और जो अलग अलग है उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक तरफ तो पादप कोशिकाओं का डायग्राम आ रहा है और दूसरी तरफ जंतु कोशिका का आ रहा है। तो हम सबसे पहले पादप कोशिकाओं के डायग्राम को देखते हैं और यहाँ पर हमको एक नाम दिखता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका एक फैक्ट ये है, जैसे प्लांट सेल में ही पाई जाती है ना। और एक तरीके से कहें कि पादप सेल के जो पादप कोशिकाओं है उसकी चारों तरफ बाहर की ओर, जैसे कि आप ये आवरण देख रहे हो, इसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और साथ ही साथ ये पौधों को मतलब जो पादप होते हैं उनको ये कोशिकाएं संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। इस कारण कोशिका भित्ति कड़क और निर्जीव होती है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसके बाद हम अगली बात करते हैं, अगले भाग का, अगले जो कोशिकांग है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली है ना। तो कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिकाओं में पाई जाती है, जैसे कि पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है जो कि कोशिका भित्ति की अंदर की ओर पाई जाती है, और जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है। तो ये प्रत्येक कोशिकाओं के सबसे बाहर है, चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध परागम में होती है, जबकि कोशिका भित्ति क्या होती है, पारागम में होती है ना। ये वाला इसका फैक्ट अच्छा याद है। और जैसे कि कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन। यहाँ पे लिपोप्रोटीन का अर्थ है लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही साथ कोशिका को यांत्रिक सहायता मतलब मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती है। अब तीसरा पार्ट आता है कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। तो ये वह भाग है जो कोशिका भित्ति से लेकर केंद्रक के बीच में पाया जाता है, वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य बहुत गाढ़ा होता है, पारदर्शी होता है एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। मतलब मैं कहूँ कि ये ट्रांसलूसेंट होता है तो गलत नहीं होगा, है ना। ये कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। अब इनमें भी अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। अंतःप्रदब्बी जालिका को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, है ना।
तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। सबसे बड़ा फैक्ट इसका यही है कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, जैसे कि कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है लिपोप्रोटीन की, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अलावा दौड़ पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं ER, अंत प्रद्रव्य जालिका को हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ER। तो ये चिकनी भी होती है जिसको SER बोला जाता है, स्मूथ ER, है ना। एक खुरदुरी होती है जिसको बोलते हैं रफ ER। तो चिकनी वाली की सबसे फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये लिपिड के स्त्राव के लिए उत्तरदायी होती है। जबकि खुरदुरी की बात की जाए तो इनमें भारी झिल्ली के ऊपरी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। और राइबोसोम का कार्य क्या है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। इससे खाली एक यही फैक्ट निकल कर आता है कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा यहाँ से और कुछ फैक्ट निकल कर नहीं आता। इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम क्या, इसकी खोज किसने की, सबसे पहली बात ये, तो 1955 में इसकी खोज की गई थी। किससे की गई थी, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज पेलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं, है ना। क्योंकि उसके आने के बाद ही, जब ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 1921 के बाद आया था, तभी इसकी खोज हुई 1955 में। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये राइबोसोम क्या है, ये ऐसे जो गुच्छों में मिलता है, हमको किस आकार में मिलता है, गुच्छों के रूप में मिलता है। जैसा कि आप कोशिकाओं में देख रहे हो, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाते हैं, जो कि हमको गुच्छे में प्राप्त होते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और RNA की बनी हुई होती है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, साथ ही साथ ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग तो लेता है, साथ ही साथ इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये वाला फैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय का एक फैक्ट है, ये कोशिकाओं का मुख्य स्त्रवन अंग होता है। बस इतना सा फैक्ट इसका याद रखना है। इसके बाद लाइसोसोम के बारे में हम बात करते हैं। अब राइबोसोम और लाइसोसोम में कन्फ्यूजन हो जाता है। अब लाइसोसोम जो है, इसको हम, सबसे बड़ा फैक्ट इसका ये है कि ये आत्महत्या की थैली कहलाता है। साथ ही साथ लाइसोसोम के बारे में आपको बात बताता हूँ कि छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में, मतलब पैकेट के रूप में होता है ये, है ना। ये क्या करता है, जो कोशिकाओं द्वारा उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो इसकी यही है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, क्रिश्चियन डी डवे ने की थी। तो ये बात तो आपको याद नहीं रखना। और इसकी खोज 1958 में हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद नहीं रखता। आपको याद क्या रखना है कि लाइसोसोम कैसा होता है। लाइसोसोम जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाया जाता है, वेसल्स के रूप में पाया जाता है। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है और एक थैली के समान होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। मतलब जैसे कभी मान लो कोशिकाओं में कुछ जहरीले पदार्थ आ गए तो उनको ये खुद ही नष्ट कर देता है। अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थैलियों के रूप में, पुटिकाओं के रूप में पाया जाता है। तो कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। मतलब कभी कभी ये फट जाते हैं तो पूरी कोशिकाओं को ही नष्ट कर देते हैं। इतना जहर, मतलब इसलिए उनको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, मतलब सुसाइड बैग कहा जाता है। अब ये क्या होता है, ये कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं भारी पदार्थों का पाचन करते हैं। ये अंत कोशिकाओं, पदार्थ तथा अंगकों के टूट फूट भागों को पचित करते हैं और कोशिकाओं को साफ रखते हैं। ये जीवाणु एवं विषाणु से भी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी ये स्वयं फटकर पूरी कोशिकाओं को नष्ट भी कर देते हैं। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला भाग हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी। अब इसकी खोज 1890 में की गई थी। अब कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है ना। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट तथा बेंट्रा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अब इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होती, मतलब ये परिवर्तनशील होती है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में अनेक प्रकार की जो प्रबंध निकलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है।
ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से ऊर्जा निकलती है ग्लूकोज के रूप में, मतलब 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें से 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में बने रहते हैं। मतलब यहाँ से ऊर्जा किस यूनिट में निकलती है? तो एटीपी के रूप में निकलती है। अब इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम चलते हैं लवक पर। लवक ये भी केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक को बोलते हैं प्लास्टेट। यह भी केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये आकार में मुख्यतः अंडाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, या किसी भी रूप मतलब त्रस्तरीनुमा प्लेट आकार भी हो सकते हैं, मतलब प्लेट के आकार के फीतानुमा भी हो सकते हैं। अब ये भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं, आवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, है ना। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट जिनको वर्णी लवक कहा जाता है, और एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट जिनको हरित लवक कहा जाता है। तो जो अवर्णी लवक है, अब आप जब भी पौधों को देखोगे तो आपको ऐसे ही अंदाज़ा लग जाएगा कि अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं। जहाँ मतलब जैसे कि जड़ों का कोई रंग नहीं होता, आप मुख्यतः वो एक जैसी मतलब सिंपल सा कलर होता है, कोई कलर नहीं होता, रंगहीन तरीके की होती है। तो ये पौधों के उन भाग में कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती है, जैसे कि जड़ और जो भूमिगत तने हैं वो। ये स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी है। तो अवर्णी लवक कहाँ पर पाए जाते हैं? अवर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जड़ों में पाए जाते हैं, जहाँ पर और ऐसे मतलब ऐसा तना जो ज़मीन के अंदर हो, उस जगह पर ये पाए जाते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता। अगला होता है वर्णी लवक, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये रंगीन लवक होते हैं, और जैसे कि लाल, पीले, हरे, गुलाबी कोई सा भी कलर का हो सकता है। ये पौधों के रंगीन भाग में पाए जाते हैं, जैसे कि पुष्प, फलवित्ती, बीज आदि में पाए जाते हैं। जैसे पुष्प अलग अलग कलर के होते हैं, फल केला पीले कलर का होता है, उसी प्रकार ऑरेंज तो ऑरेंज कलर का ही होता है, नारंगी कलर का होता है ना, इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णकों मतलब जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ से एक फैक्ट आता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को ही कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ये यहाँ का एक फैक्ट है। इसके अलावा ये 3 लवकों के अलावा हम बात करते हैं केंद्रक की, जो कि कोशिका का इम्पोर्टेंट पार्ट है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक ग्रह कहते हैं। मतलब कोशिकाओं का नियंत्रक ग्रह किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। 1831 में की थी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। साथ ही साथ कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक, इसके चारों ओर दोहरी परत में एक झिल्ली होती है, जैसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली भी हम कहते हैं, है ना। इसके अलावा केंद्रक द्रव्य में ही महीन धागों की जैसी एक रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, है ना। क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है ना, डीएनए होता है एवं प्रोटीन की बनी हुई होती है। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे गुणसूत्र कहा जाता है, मतलब क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। अब हम इसकी एक फैक्ट और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये एक फैक्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कोशिका संपूर्ण हो जाती है, और जो भी इम्पोर्टेंट इसके पार्ट थे, केंद्रक के बाद और कोई इसका कोशिका का कोई महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है नहीं जिसको बताया जाए, जैसे कि तारक का है, आपने नाम सुना होगा, रसदानी, ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। तो कोशिका आज के लिए इतना ही। अब अगला पार्ट में हम देखेंगे ऊतक।